हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम वर्ड नेशन सुनते हैं तो हम इंडिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या नेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता था? क्या यूरोप हमेशा कंट्रीज में डिवाइड था? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। इसका राइज हुआ नेशनलिज्म का। ठीक है। तो कैसे लोगों ने अपने आप को एक नेशन के रूप में देखना शुरू किया, और कैसे लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और सिंबल्स ने नेशनल आइडेंटिटी बनाई। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बिलोंगिंग। ठीक है। ये फीलिंग एक दिन में डेवलप नहीं हुई, बल्कि एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट है। ठीक। सो यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। 18th सेंचुरी से पहले यूरोप का मैप बिल्कुल आज जैसा नहीं था। यूरोप छोटे छोटे किंगडम्स, डचीज और एम्पायर्स में डिवाइडेड था। लोग अपने आप को फ्रेंच, जर्मन या इटालियन नहीं कहते थे, वो अपने रूलर्स के नाम से पहचाने जाते थे। लॉयल्टी नेशन के लिए नहीं, बल्कि किंग या एम्परर के लिए होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिया, हंगरी अंपायर में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज तब यूनिफाइड नहीं थी, इसलिए नेशनलिज्म का आइडिया बिल्कुल नया था। चालू करते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है। ये कंसेप्ट कब का है? 1789 का। सो नेशनलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1718 के 89 के बाद दिखाई दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस एक मोनार्की था। क्या था? मोनार्की। ध्यान देते रहो। जहाँ किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर थी। कॉमन पीपल के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये आइडिया दिया कि पावर किंग के हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के हाथ में होनी चाहिए। किसके? लोगों के हाथ में। रिवॉल्यूशन के बाद कंसेप्ट आए। कौन से कंसेप्ट आए? याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये सेम वर्ड्स आपने कहीं पढ़े रहेंगे। ठीक है। फ्रांस में पहली बार लोगों ने अपने आप को सिटीजन माना, सब्जेक्ट नहीं। ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए गए। इस रिवॉल्यूशन ने यूरोप के बाकी कंट्रीज को भी इंस्पायर किया। ठीक है। फिर आया हमारा द नेपोलियन कोड। नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया को यूरोप से अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड किया। 1804 में नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस हुआ। इस कोड ने इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जैसे रिफॉर्म्स लाए। इससे पीजेंट्स और मिडिल क्लास को बेनिफिट हुआ। लेकिन जो नेपोलियन का रूल था वो था ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन। ठीक है। जहाँ नेपोलियन ने रिफॉर्म्स लाए, वही उन्होंने यूरोप पर फ्रेंच कंट्रोल भी इम्पोज किया। इस वजह से नेशनलिज्म एक एंटी फ्रेंच मूवमेंट भी बन गया। आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। नेशनलिज्म के साथ साथ लिबरलिज्म का भी आइडिया डेवलप हुआ। लिबरलिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लिबरल्स चाहते थे कि रूलर्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले। इकोनॉमिक लिबरलिज्म फ्री ट्रेड और मार्केट फ्रीडम को प्रमोट करता था। मिडिल क्लास लिबरल्स फ्यूडल रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट थे। लेकिन वुमेन और पुअर लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, जो लिबरलिज्म का एक मेजर लिमिटेशन था। क्या था? लिमिटेशन। फिर हम देखेंगे कल्चरल नेशनलिज्म। ओके। नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि कल्चरल मूवमेंट भी था। लैंग्वेज, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स और ट्रेडिशन के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की गई। जर्मन फिलोसफर जिनका नाम था, क्या था? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर लोगों के फोक ट्रेडिशन में छुपी है। ब्रदर्स ग्रिम ने जर्मन फोक टेल्स कलेक्ट की, जिससे लोग अपनी शेयर्ड हिस्ट्री फील कर सके। इस तरह कल्चर नेशनलिज्म का पावरफुल टूल बना। हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
जर्मनी पहले 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कितने? 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ये स्टेट है, इसके इतने 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 जो पार्ट्स थे। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है। सो मिडिल क्लास ने यूनिटी का सपोर्ट किया, लेकिन रूलर्स अपोज करते थे। रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, कौन? ओटो वॉन बिस्मार्क ने मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी के थ्रू जर्मनी को यूनिफाई किया। उसी तरह अपने इंडियन बिस्मार्क को ने, मुझे आप कन्वर्सेशन में बताना, 3 वॉर्स, ठीक है, कौन सी? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट जीतते गए। 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो गया और प्रूशिया किंग को जर्मन एम्पायर डिक्लेयर किया गया। फिर देखते हैं उसी में यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली भी पहले अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड थी। इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रखते थे। किसी भी मजाइनी ने इटली की यूनिफिकेशन को, इसमें क्या लिखा है, क्या? चल मिल गया था, वेट। हाँ, क्या नाम है उनका? किसी भी, इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन के लिए रिवॉल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड की। काउंट केवोर, ठीक है, काउंट केवोर ने डिप्लोमेसी का यूज किया। गिसिपी गैरिबल्डी ने मिलिट्री एक्शन के थ्रू सदर्न इटली को यूनिफाई किया। 1861 में इटली एक यूनिफाइड नेशन बन गई। फिर हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पीसफुल था। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के थ्रू यूनिफाई किया गया। किसके थ्रू? मिलिट्री, पॉलिटिकल के थ्रू किया गया। कल्चर, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लगा। गैलिक लैंग्वेज और आयरिश कल्चर को सप्रेस किया गया। इससे हम पता चलता है कि नेशनलिज्म हमेशा हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो आखिरी में अपने को क्या आइडिया हुआ? नेशनलिज्म ने यूरोप का पॉलिटिकल मैप कंप्लीटली चेंज कर दिया। लोग अपनी आइडेंटिटी को नेशन से जोड़ने लगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ नेशनलिज्म, जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन तक पहुंचा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नेशन नेचुरली नहीं बनते, बल्कि हिस्ट्री के थ्रू बनते हैं। चलो, यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।